सूर्य से सीधे तापमान के कारण बीमारी तथा कीड़े मकोड़े नष्ट कर देता है। खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। परीक्षणों के आधार पर देखा गया है कि अधिक समय तक एक ही तल पर लगातार जुताई से मृदा की संरचना छिन्न भिन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप जीवाश्म पदार्थ का ऑक्सीजन तीव्र गति से होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वे पौधे के लिए फास्फोरस की उपलब्धता को कम हो जाती है। कुछ भूमि में इस स्थिति में कैल्शियम तथा पोटाश की उपलब्धता भी कम हो जाती है। देखा किसान भाइयों आपने कि गहरी जुताई के अभाव में मिट्टी कैसे खराब हो जाती है। अब आइए आप जानते हैं कि गर्मी के गहरी जुताई से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। गर्मी की गहरी जुताई से भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्थितियों पर लाभकारी प्रभाव होता है। जैसे जहाँ तक भौतिक लाभ की बात है तो इसके अंतर्गत मिट्टी एक निश्चित गहराई तक ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है, जिससे बीजों की बुआई की जा सकती है तथा अंकुरन के लिए भी उपयुक्त स्थिति बनाती है। भूमि की जल शोधन शक्ति बढ़ती है, भूमि में अंतःश्रवण की वृद्धि होती है और नमी का संरक्षण होता है। मृदा की संरचना में सुधार होता है। अब आइए चर्चा करते हैं रासायनिक लाभों पर। मृदा अपक्षय में वृद्धि होती है तथा समस्याग्रस्त भूमि का सुधार होता है। जीवाश्म पदार्थ के विघटन तथा यौगिकीकरण द्वारा पौधे के पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। रासायनिक परिवर्तन, फसल अवशेष तथा रसायनों के प्रयोग के कारण उत्पन्न विषाक्त प्रभाव को कम करता है। जहाँ तक जैविक लाभ की बात है तो इसके अंतर्गत खरपतवारों के बीज भूमि के नीचे दब जाते हैं। उचित वातावरण न मिल पाने से उनका अंकुरन रुक जाता है तथा अवांछित रूप से उगे पौधे नष्ट हो जाते हैं। भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है एवं साथ ही साथ निमेटोड की संख्या भी कम हो जाती है। किसान भाइयों आइए अब चर्चा करते हैं कि गर्मी की गहरी जुताई के क्या क्या गुण होते हैं। इसके अंतर्गत भूमि में बिना जुता स्थान नहीं रहना चाहिए। खरपतवार के सूखे पौधे तथा फसल अवशेष को भूमि में दबा दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों आइए अब जानते हैं गहरी जुताई मशीन की क्या कीमत हो सकती है। ट्रैक्टर से चलने वाले 9 फाल का कल्टीवेटर करीब 20,000 रुपये, 2 फाल का डिस्क प्लाव करीब 25,000 रुपये, मिट्टी बोल्ड यानी मोल्ड बोल्ड हल करीब 20,000 रुपये, 14 तावे का डिस्क हैरो 30,000 रुपये, 30 ब्लेड का रोटेटर करीब 1 लाख रुपये में आता है। इसको मंगाने पर परिवहन का खर्च अलग से पड़ता है। किसान भाइयों एक बात आपको यहाँ पर बताना उचित होगा कि अगर आप सामूहिक रूप से कई मशीन एक साथ लेते हैं तो आपको कुछ सस्ती पड़ सकती है। किसान भाइयों लगातार मशीन चलाने पर एक दिन में 5 एकड़ गहरी जुताई की जा सकती है। प्रति जुताई में औसतन 1.5 घंटे समय लगता है। प्रति एकड़ 600 से 700 रुपए भुगतान मिलता है। डीजल की लागत निकाल देने पर प्रति एकड़ 200 से 250 रुपए का लाभ होता है। इस प्रकार प्रतिदिन 5 एकड़ से 1000 से 1250 रुपए का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुल 20 से 22 दिन मशीन चलाकर इसका दाम निकाला जा सकता है। बाद में शुद्ध आय आपको मिलती रहेगी। गहरी जुताई से संबंधित यंत्र अपने राज्य लखनऊ एवं पंतनगर में कई जगह पर उपलब्ध है। इसके अलावा ये यंत्र देश के कोने कोने में मिलते हैं। आप इनसे पत्राचार द्वारा या संपर्क सेवा द्वारा संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बाकी है कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है।
फूलों की खेती में गुलाब का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी मांग प्रदेश में वर्ष भर बनी रहती है और इसी मांग के चलते प्रदेश के बहुत से किसान गुलाब की खेती भी करने लगे हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने गुलाब की फसल लगा रखी होगी तो उन्हें चाहिए कि वे इस समय इसकी विशेष देखभाल करें, क्योंकि बसंतकालीन मौसम चल रहा है और ऐसे में फसल से वांछित पुष्पों की प्राप्ति हो। इसके लिए जरूरी है कि इसमें उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन एवं पौध संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन इन क्रियाओं को कब एवं किस प्रकार से संपादित करें, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हमारे किसान इन प्रबंधन कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे आगे चलकर गुलाब की फसल से उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त पुष्पों की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, गुलाब की फसल का प्रबंधन आप किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजमोहन। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। इस समय गुलाब की जो हमारी फसल चल रही है उसमें कुछ सामूहिक कार्य करने की जरूरत होती है, जिससे कि हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकें। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो खाद होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट 7 ग्राम होता है, फेरस सल्फेट भी 7 ग्राम और बोरेक्स 3.5 ग्राम, इन सभी को मिलाने के बाद में 7 ग्राम इनमें से निकाल लें और निकालने के बाद उसको 10 लीटर पानी में घोलकर प्रत्येक पौधे पर पन्नी छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा कि जो हमारे पौधे हैं उनकी बढ़वार अच्छी होगी। उसके बाद जो फूल निकलेंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, उनका साइज बड़ा होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसमें खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि गुलाब के खेतों में खरपतवार भी मुख्य रूप से उग आते हैं। तो इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, ताकि जो खरपतवार का नियंत्रण किया जा सके। क्योंकि अगर हम खरपतवार का नियंत्रण सही समय पर नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसमें लगने वाले कीड़े होंगे, रोग होंगे, वो भी उससे फैलते हैं। दूसरा होता है कि इसको कई प्रकार के कीट और रोग मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम सर्वप्रथम कीटों का नियंत्रण करते हैं, जिनमें कई कीट बहुत ही अधिक हानिकारक होते हैं, जो फसल को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जिनमें एक होता है एफिड्स। ये काले रंग के मटमैले कीट होते हैं जो फूलों की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। जो उसकी मुलायम शाखाएं होती हैं उनका रस चूस लेते हैं। उससे क्या होता है कि पौधा हमारा पीला पड़ जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं और हमारे फूलों की क्वालिटी, जो उनका सौंदर्य है, वो खराब हो जाता है। उसके नियंत्रण करने के लिए इस कीट से फसल को बचाने के लिए डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर दोबारा इस कीट का आक्रमण पौधे के ऊपर दिखाई दे तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर इस दवा का छिड़काव दोबारा करना चाहिए। दूसरा एक इसका हानिकारक कीट होता है सल्क कीट। यह कीट भी पौधों को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाता है। ये कीट गुलाबी रंग के होते हैं और ये लाल और भूरे सल्क कीट कोमल तनों को ढक देते हैं और उनके मुलायम भागों को रस चूस लेते हैं। इस कीट से प्रभावित पौधे को उखाड़ देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो उसको खुरचकर अलग कर देना चाहिए। दूसरा, अगर इस कीट का आक्रमण अधिक दिखाई दे तो 0.1% रोगोर पैराथियन या मेटासिड 50 का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा को पानी में घोलकर, जिसकी आधा लीटर की मात्रा करीब 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। एक दूसरा इसका हानिकारक कीट होता है थ्रिप्स। यह भी पौधे को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाता है। ये 4 प्रकार के थ्रिप्स गुलाब के फूलों को हानि पहुंचाते हैं। ये मार्च में से नवंबर तक पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां गिर जाती हैं। थ्रिप्स के बचाव हेतु इमिडाक्लोरप्रिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव करना लाभप्रद रहता है। दूसरे कई प्रकार के रोग भी इसको हानि पहुंचाते हैं, जिसमें एक रोग होता है डाईबैक। इससे क्या होता है कि पौधे की गुलाब के पौधों की छटाई के बाद में उसकी जो टहनियां होती है वो सूख जाती हैं, यानी हमारा पौधा सूख जाता है और पौधे की बढ़वार नहीं हो जाती है और वो तना मर जाता है। तो इस रोग से बचाने के लिए छटाई के बाद में पौधों पर चौबटिया पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी चौबटिया पेस्ट को पानी में घोलकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण कीट रोग होता है चूनी फफूंदी। इस चूनी फफूंदी से पौधों को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचती है। यह रोग अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण होते हैं, जिससे पत्तियों और तनों पर सफेद चूर्ण जैसा पाउडर फैल जाता है, जिससे कि हमारा पौधा इससे अफेक्टेड हो जाता है और पौधा मर जाता है। तो इस रोग से पौधों को बचाने के लिए आधा ml बाविस्टीन को 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। इससे पौधों को बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही कारगर सिद्ध होता है।
मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्यों पर जानकारी। मौसम आधारित एकीकृत कृषि परामर्श सेवा योजना भौतिक शास्त्र एवं कृषि मौसम विज्ञान विभाग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा इस सप्ताह की कृषि सलाह। किसान भाई गेहूं एवं चने की फसलों की कटाई एवं धुलाई कर खलिहान में भीगने से बचाए एवं इकट्ठा करें। फसलों की गहाई के समय थ्रेसर का आरपीएम फसलों के अनुसार सेट करें, जिससे दाने न टूटे। भंडारण करने से पहले अनाज व बीज को अच्छी तरह सुखा ले। दानों में नमी प्रतिशत 8 से 10 तक होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में आवश्यकता अनुसार निंदाई, गुड़ाई व सिंचाई करे। ग्रीष्मकालीन हरे चारे के लिए मक्का व ज्वार की बुआई करे। रबी फसलों की कटाई उपरांत खाली खेतों से मृदा परीक्षण हेतु नमूने निकाले एवं निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे एवं गहरी जुताई करे। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, गिलकी, तोरई, खीरा, तरबूज एवं खरबूज आदि में अधिक फूल लाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में 2 बार 2 पत्ती एवं 4 पत्ती अवस्था होने पर इथ्रिल 200 से 250 ppm अथवा 1 ग्राम दवा प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। ग्रीष्मकालीन भिंडी एवं बरबटी की फसल में कीट एवं व्याधियों का शाम के समय निरीक्षण करते रहे एवं आवश्यकता अनुसार मेलाथियान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव खुले मौसम में करे। 4 से 5 दिनों में तापमान बढ़ने के कारण ग्रीष्मकालीन फल एवं सब्जियों की फसल में शाम के समय नियमित सिंचाई करते रहे। देशी बेर की झाड़ियों में पैच कलिकायन हेतु कटाई करे। प्याज एवं आलू एवं लहसुन की तैयार फसलों की खुदाई कर उचित स्थान पर भंडारण करे। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाए। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। पशुओं में खुरपका एवं मुहपका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण करें। पशुओं को अधिक तापमान से बचाव हेतु छायादार एवं हवादार स्थानों में रखें। मौसम में अचानक आए बदलाव अथवा बादल युक्त मौसम बने रहने के कारण बाह्य परजीवियों के प्रकोप के आसार है। बचाव के लिए नियमित रूप से खुरेरा, ग्रूमिंग करे तथा परजीवी दिखाई देने पर मेलाथियान 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर कपड़े में भिगोकर पशुओं के शरीर के प्रभावित अंगों पर लगावे। उस समय पशुओं के मुंह में जाली का प्रयोग करे, जिससे पशु दवा को चाट न सके। पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाए एवं प्रति प्रौढ़ गाय भैंस को 50 ग्राम नमक एवं छोटे पशुओं को 25 ग्राम नमक प्रतिदिन के हिसाब से दे। पिछले मौसम को देखते हुए मुर्गियों में बीमारी के प्रकोप की संभावना है, अतः मुर्गी घर एवं उसके आसपास साफ सफाई रखें। मुर्गियों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपाय करें। समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अंबाह, जिला मुरैना के कृषक जयप्रकाश यादव ने। यह पशुपालन व्यवसाय अपनाए हुए हैं तथा पशुओं में टीकाकरण पर जानकारी चाहते हैं, जिससे इनके पशु निरोग रहें। तो जयप्रकाश जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र में तो पशुधन ही कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पशुधन से अपेक्षित आर्थिक लाभ तभी मिल सकता है जब हमारे पालतू पशु गाय, भैंस आदि स्वस्थ हों। स्वस्थ पशु ही अच्छे उत्पादक हो सकते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता भी उत्तम होती है। पशुधन में कुछ ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जिन्हें मात्र नियमित समय पर टीकाकरण करवा के रोका जा सकता है।
संक्रामक रोग जीवाणु जनित अथवा विषाणु जनित हो सकते हैं, जो एक पशु से दूसरे पशु में दूषित आहार, चारा, घास, दाना, पानी, बिछावन, हवा आदि से फैल सकते हैं। कुछ संक्रामक रोग इस प्रकार हैं। गला घोंटू या घुरका रोग, यह जीवाणु जनित रोग है। भैंसों में यह रोग अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक घातक होता है। भैंसों के गले में सूजन हो जाती है, जो मुंह के आसपास और गर्दन तक तथा कभी कभी अगली टांगों और कंधों तक फैल जाती है। सांस लेने में पशु को कष्ट होता है और कष्टपूर्ण आवाज सुनाई देती है। मुंह से लार टपकती रहती है। बहुत तेज बुखार हो जाता है। इस रोग का आक्रमण इतना तेजी से होता है कि उपचार का समय ही पशुपालकों को नहीं मिलता। इस संक्रामक रोग से बचाव हेतु पशुओं को मई माह में प्रतिवर्ष रोग बचावकारी टीका लगवाएं। टीका लगवाने से गाभिन अथवा दूध देने वाले पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पशुओं को सूखे, धूप वाले, हवादार मकान में रखा जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खुरपका या मुंह पका रोग के बारे में। पशुओं का यह प्राचीन विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में होता है। संकर नस्ल के तथा विदेशी पशु इससे ज्यादा पीड़ित होते हैं। जो पशु इस रोग से पीड़ित होकर ठीक हो जाते हैं, वे बहुत कमजोर और खेती बाड़ी के लायक नहीं रहते हैं। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग बीमार पशु के संपर्क में आने से या दूषित पानी, घास, भूसा, चारागाहों द्वारा फैलता है। इस रोग के आरंभ में पशु कांपता है, उसे बुखार आता है, मुंह गर्म लगता है एवं मुंह से लार टपकती रहती है। जीभ पर भी छाले पड़ जाते हैं, जो फटकर एक गहरे और बड़े आकार के घाव का रूप धारण कर लेते हैं। गाय के थनों पर भी फफोले आ जाते हैं। पीड़ित पशु के मुंह को 2% फिटकरी के घोल या 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट घोल से धोना चाहिए। खुरों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। इसके बचाव हेतु नियमित टीकाकरण आवश्यक है। पहला बचाव टीका 4 सप्ताह की आयु होने पर, दूसरा टीका पहले टीके के 6 सप्ताह पश्चात तथा तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद और इसके पश्चात हर वर्ष टीका लगवाना चाहिए। संकर प्रजाति अथवा विदेशी प्रजाति के पशुओं को यह टीका प्रतिवर्ष 2 बार 6 माह के अंतर पर लगवाना चाहिए। अगला प्रमुख रोग है लंगड़िया या लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। बरसात में होने वाला यह जीवाणु जनित रोग, जो युवा पशुओं, बछड़े बछियों में अधिकतर होता है। कई बार बछड़े बछियां अचानक ही पिछली टांगों से लड़खड़ाने लगती हैं और उनके पुट्ठों में सूजन आ जाती है। इसे फड़ सूजन या पुट्ठा सूजन रोग भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार की गैस भी पैदा होती है और दबाने पर चर्र चर्र की आवाज आती है। इस रोग का लक्षण प्रकट होने के 2 से 3 दिन के अंदर पशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। यह रोग गौ पशुओं का अत्यधिक संक्रामक रोग है। बरसात शुरू होने से पहले रोग फैलता है। अधिक संभावना अप्रैल से जून माह के बीच रहती है। इस गंभीर रोग से बचाव हेतु एकमात्र उपाय नियमित टीकाकरण है। 4 माह से 3 वर्ष के सभी गौ पशुओं को प्रतिवर्ष यह टीका मई माह में अवश्य लगवाना चाहिए। इस रोग से मृत पशु को भूमि में 2.5 मीटर गहराई तक चूने से ढककर दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, पशु स्वयं अपना दुख दर्द नहीं कह सकता, अतः उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रत्येक पशुपालक का कर्तव्य है और इस हेतु नियमित टीकाकरण शेड्यूल को हम अगर अपनाते हैं, हम अपने बहुमूल्य पशुओं को गंभीर संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निःशुल्क नंबर है 180042544085। अब देखते हैं कल के मुख्य अंश। नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि एवं महत्व पर प्रकाश। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।
कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पहुंची शहडोल। कांतिलाल भूरिया और अजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने राजेंद्र शुक्ल को माफी मांगने की दी सलाह। भोपाल में आदिवासी लड़की के साथ हैवानियत से मचा हड़कंप। सलाखों से दाग कर लड़की के शरीर को किया छलनी। अस्पताल में चल रहा है इलाज। गैंगरेप की आशंका। झाबुआ में भाजपा नेता का पुत्र 4 लोगों को बंधक बनाकर 10 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार। वारदात में भाजपा नेता का भाई भी शामिल। ग्वालियर में पुलिस अधिकारियों और जवानों पर गुंडागर्दी के सनसनीखेज आरोप। महिला ने की एसपी से शिकायत। पति समेत परिजनों को पीटा। तोड़फोड़ और लूटपाट के भी लगे इल्जाम। और चुनावी साल में थोक में हुए पुलिस अधिकारियों के तबादले। राज्य पुलिस सेवा के 73 अधिकारियों की हुई अदला बदली। 14 आईपीएस अधिकारी भी इधर से उधर। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। सुप्रभात मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बुधवार को शहडोल के जयसिंह नगर विधानसभा के ग्राम अमरहा पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार गरीबों के हक में डाका डाल रही है। वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री अजय बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री को घोषणावीर मुख्यमंत्री करार दिया। साथ ही महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में उठाएगी। ट्रांसफर कर दिया अजय बिश्नोई जी ने। तो ट्रांसफर करने के बाद फिर कैंसिल कराने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बीवी को मेरे यहाँ भेजना पड़ेगा, तब निरस्त होगा। तो एक मंत्री एक डॉक्टर की बीवी को भी मांग कर रहा है, कितनी घटिया बात है। क्योंकि हमने पहले से घोषणा की है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से ज्यादा सत्र चल पाए। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव में एक बिंदु महिलाओं के साथ अत्याचार का भी रहेगा, ये मैं आपसे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सुषमा स्वराज लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती हैं। भोपाल में मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुषमा स्वराज सोनिया गांधी पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब चर्चा से ही निर्णय होते हैं तो फिर वो सदन की कार्रवाई क्यों नहीं चलने देना चाहती। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब से सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता बनी हैं, तब से सदन में सबसे कम कामकाज हुआ है। दिग्विजय सिंह ने सुषमा स्वराज को घेरते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली में होने वाले बलात्कार तो नजर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हो रहे दुष्कर्म पर वो क्यों चुप्पी साध लेती हैं। की बात है कि विपक्ष की नेता ये बात कहें कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। पहली बात तो उन्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर संसद, जिसमें कि प्रजातंत्री व्यवस्था में चर्चा के माध्यम से ही समस्याएं सुलझाई जाती हैं, समस्याओं का निदान ढूंढा जाता है, वो आप क्यों नहीं चलने दे रही हैं। सबसे कम काम अगर किसी संसद में हुआ है तो इस मौजूदा 2009 से 2014 की लोकसभा में हुआ है, जिसकी प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज हैं। दिल्ली में कहीं बलात्कार होता है तो उस बात पर वो प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगती हैं, सोनिया जी से स्पष्टीकरण मांगती हैं, लेकिन रोज जो घटनाएं बच्चियों के साथ इस प्रदेश में हो रही है उसके बारे में न तो उनका एक बयान है, न उनका एक पत्र है, और पूरे तरीके से वो चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शुक्ला को प्रदेश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का प्रदेश सरकार का वादा झूठा है और गांवों में बिजली की स्थिति गंभीर है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री मदमस्त हो गए हैं, जिसका जवाब और अब जनता ही ऐसे मदमस्त हाथियों पर अंकुश लगाएगी।
जी, आप माफी मांगिए। मध्य प्रदेश की जनता का आपने अपमान किया है। आपके कार्यकाल में 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाले लोग जरा गांव में जाके पता लगाइए कितनी बिजली मिल रही है। जिन शहरों में 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं वहां बिजली की कटौती हो रही है। लगभग 19,000 करोड़ का बिना टेंडर बुलाए आपने महंगी बिजली खरीदी है, उसका हिसाब दीजिए। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, आपको माफी मांगना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। मध्य प्रदेश के मंत्री मदमस्त हो गए हैं, मुख्यमंत्री मदमस्त हो गए हैं। इनको जनता की चिंता नहीं है। ये समझते हैं कि तो जनता बिकी हुई है, खरीद लेंगे। बात साफ है, इन मदमस्त हाथियों पर अंकुश जनता को अब लगाना पड़ेगा। वहीं दिग्विजय सिंह ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का शुक्रिया अदा किया है। वे शुक्रिया उन्होंने प्रभात के उस बयान पर अदा किया है जिसमें प्रभात ने दिग्विजय सिंह को असली क्षत्रिय बताया था। भोपाल में मीडिया से चर्चा में चुटकी लेते हुए दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि अब प्रभात झा को ये सलाह शिवराज सिंह चौहान को भी देना चाहिए कि अगर सरकार जाए तो वो भी 10 साल तक सत्ता से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभात झा से कहूंगा कि वे माननीय शिवराज सिंह चौहान को भी प्रेरणा दें कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वो भी 10 साल मेरे जैसे बाहर रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय तृतीया समेत दूसरे अवसरों पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए पूरे साल सजग रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने इस कुरीति को रोकने के लिए बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों को पत्र लिखा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से बाल विवाह रोकने में अहम भूमिका निभाने की अपील की है। वहीं शिवराज सिंह ने महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए गए लाडो अभियान में भी सहयोग की अपील की है। नरसिंहपुर में आयोजित मजदूर सभा को बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों की जमकर तारीफ की। वहीं सभा को प्रहलाद पटेल के साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। किसी को बंदर नहीं कह रहा हूं, पर उन्होंने लिखा था कि महात्मा गांधी स्वर्ग में गए और वहां चित्रगुप्त को मिले। चित्रगुप्त को मिले तो महात्मा गांधी जी ने चित्रगुप्त को पूछा कि मेरे 3 बंदर थे हिंदुस्तान में, उनकी हालत कैसी है? तो चित्रगुप्त ने कहा कि जो अंधा था वो तो कानून बन गया है, जो बहरा था वो तो सरकार बन गया है, और जो गूंगा था वो बहुत ही मजे में है, वो 9 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना है। आजादी के 55 वर्षों तक मुख्यमंत्री का दरवाजा गरीब किसान और मजदूरों के लिए बंद था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों के लिए वो दरवाजा खोला, मजदूरों को अपना घर इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मजदूरों को सुना और मजदूर सुरक्षा योजना बनाई। इधर मुख्यमंत्री